हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और देख रहे हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को स्लोवेनिया के जो डॉक्यूमेंटेशन है और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मेरे व्यूअर्स ने पूछी है, उनको मैं आज इसका क्वेश्चन का आंसर्स के थ्रू प्रोसेस बताने वाला हूं। जो कि यूट्यूब पे मेरे बहुत से कमेंट्स आए हुए थे, उन्होंने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भाई हैं मेरे, उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे उनका सबका आंसर्स दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा, जो भी ग्रुप्स आपके पास हैं उनमें भेजिएगा, ताकि जो भी हमारे भाई लोग प्रोसेस कर रहे हैं उनको प्रोसेस में आसानी हो और आराम से वो अपना प्रोसेस कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो भाई का है वो बताता हूँ आपको और उसका आंसर देता हूँ। भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई, एम्बेसी में मेडिकल की ज़रूरत होती है कि नहीं। मेरा एजेंट बोल रहा है कि मेडिकल कराना पड़ेगा और उसका पेमेंट मांग रहा है। तो भाई देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें दो बातें होती हैं। एक तो होती है कि जो आपका प्रोसेस करवा रहे हैं, जो भी हैं, तो वो अगर आपको बोल रहे हैं कि मेडिकल कराना है, अगर आपसे 10 से 15 हज़ार रुपये, 8 हज़ार, 10 हज़ार जो भी डिमांड अगर कर रहे हैं, तो उस केस में वो गलत है, क्योंकि इतना पैसा मेडिकल में लगता नहीं है। उसमें ये होता है कि उनको आपसे पैसा लेना है, सीधी सी बात है, अगर मेडिकल के लिए आपको बोला जा रहा है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग इसलिए मेडिकल कराते हैं कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकली कोई बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, उसको चेक करने के लिए आपको मेडिकल करवाते हैं, वो प्री मेडिकल। लेकिन वो आपसे ये बोलेंगे कि भाई आप कहीं भी अपने स्टेट में मेडिकल करा लो, जो कि 2-2,500 या 1,000-1,500 में, अगर गवर्नमेंट जॉब उसमें जाएंगे आप हॉस्पिटल में, तो 500 रुपये का ही हो जाता है। उसमें क्या है कि आपको बॉडी का चेकअप हो जाता है, एक्सरे वगैरह हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप वहाँ जाओ, आपका मेडिकल हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। इसकी वजह से वो आपसे एक प्री मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। तो इस पोजीशन पे तो बिल्कुल सही है। हालांकि मैं तो नहीं लेता हूँ, मैंने नहीं बोला आज तक अपने किसी भी क्लाइंट से, किसी भी भाई से कि मेडिकल चाहिए या ऐसा वैसा। हाँ, जो आपसे बोलता है कि आप अपने स्टेट में प्री मेडिकल करा लो, उसकी रिपोर्ट दे दो, तो वो ठीक है। अगर कोई आपसे 10-15 हज़ार रुपये मांगता है तो भाई वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो फिर इतना ज़्यादा पैसा तो मेडिकल में लगता ही नहीं ना। 10-15 हज़ार रुपये क्यों कोई मांगेगा आपसे। तो भाई ये हो गया आपका पहला जवाब। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई, मैंने प्रोसेस किया है और बंदा मेरे से बोल रहा है कि आपकी फिंगरप्रिंट आने वाली है और आपको इंश्योरेंस बुक करना है, टिकट बुक करना है, तो उसका पेमेंट भी मांग रहा है और कब तक मेरी अपॉइंटमेंट आ सकती है। मुझे प्रोसेस किए हुए 4 मंथ हो गए। भाई, आपका प्रोसेस स्टार्ट हुए हुए अगर 4 महीना हो गया है और आपको अपॉइंटमेंट नहीं आई है, बंदा आपसे बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट लेनी है तो इंश्योरेंस करना है और टिकट करना है, तो ये भी एक गलत बात है। क्योंकि जब तक कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आ जाती, जब तक कि आप कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि आपको आपका टिकट करना है या आपको आपका इंश्योरेंस करना है, अगर आपसे पैसा मांगता भी है तो आपको पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है भाई, और इंश्योरेंस नहीं लगता है आपको, ना ही इसमें कोई टिकट बुक होता है। ये अदर कंट्री में होता है, टूरिस्ट पे होता है, पोलैंड के वीज़ा, वर्क वीज़ा के लिए होता है कि उसमें टिकट और इंश्योरेंस बुक होता है। बट आपको स्लोवेनिया के प्रोसेस के लिए, एम्बेसी जाने के लिए कोई इंश्योरेंस, कोई टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये दोनों काम नहीं कराने हैं। अपॉइंटमेंट आ जाए, आप उनसे बोलो कि अपॉइंटमेंट आ जाए, मैं करा लूँगा। अपॉइंटमेंट आ जाए, आप सीधे जाओ, अपना फिंगरप्रिंट करो, इंटरव्यू दो, है ना, ख़त्म। कोई इंश्योरेंस और टिकट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बोल के आप अपना प्रोसेस आगे करवा सकते हैं। तो भाई, इंश्योरेंस नहीं होता है, वो सब बकवास की बातें हैं। अब चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर कि भाई, अच्छा नौशाद भाई, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और मेरा ये सवाल है कि मुझे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आ चुकी है और मुझे फिंगर के लिए जाना है, मेरा इंटरव्यू भी है, तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और फीस कितनी लगेगी। भाई, आपका फिंगरप्रिंट और इंटरव्यू के टाइम जब आप एम्बेसी जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती है और आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना है, कोई फ़ीस नहीं पे करना है। अपना पासपोर्ट ले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट लेटर ले जाइए, यही सब चीज़ें, 2 चीज़ें ले जाके और आपका फिंगरप्रिंट इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, कोई फ़ीस नहीं लगती भाई, फ़ीस कुछ नहीं देनी है, आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सर मेरा एजेंट स्लोवेनिया में रहता है, उसका फिंगरप्रिंट की डेट 24 दी है, बट हमारे पास कोई ईमेल नहीं आया, तो क्या अपॉइंटमेंट सही हो सकती है? भाई देखिए, अगर आपको आपके एजेंट ने 24 तारीख की डेट दी थी, 2 महीने हो गए, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है बट मुझे टाइम मिला, इसकी वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया। अगर आपको कोई भी डेट दी है ना, तो वो आपको ईमेल नहीं आता है, बल्कि आपको अपॉइंटमेंट आपकी कंपनी निकाल के देती है, स्लोवेनिया एम्बेसी की, और वो मेल आपको नहीं आता है। वो सीधा एम्बेसी से वहाँ से अपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे डालते हैं एम्बेसी पे, वहाँ से अप्रूवल करा के, और वो आपको एम्बेसी डेट देती है उनको, वो आपको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ में करके आपकी डेट भेजते हैं, उसी डेट में आपको स्लोवेनिया एम्बेसी जाना होता है। तो आपको इसका मेल नहीं आता है भाई, ठीक है। आपको सीधा अपॉइंटमेंट आएगी और आपको लेके जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई मेरे एजेंट ने मेरे से पीसीसी दोबारा मांगी है, पहले मैंने पीसीसी दी थी, अब बोलता है कि दोबारा अटेस्ट करके भेजो, क्या ऐसा होता है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है स्लोवेनिया के प्रोसेस के लिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो पहले प्रोसेस स्टार्ट होने के टाइम पीसीसी इसलिए ली जाती है कि कभी ऐसा ना हो कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो और आपकी पीसीसी क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्रोसेस में दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से पीसीसी लेके प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि ये जो पीसीसी होती है स्लोवेनिया में सिर्फ 3 मंथ वैलिड होती है, 3 महीने वैलिड मानी जाती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। अब इस प्रोसेस के टाइम में अगर आपका 3 महीने निकल गया, आपकी डेट आई या आपकी डेट नहीं भी आई, तो भी एक्सपायर हो जाएगी। अगर आपकी डेट आ गई, फिंगरप्रिंट हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद भी वो एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको टीआरसी के टाइम एक पीसीसी दोबारा करा के उसको अटेस्टेशन अपोस्टल जो होता है, अपोस्टल अटेस्ट करा के दोबारा से वहाँ पे कोरियर करनी होती है, जो कि वो आपकी टीआरसी प्रोसेस में लगा के फिर आपकी टीआरसी कंप्लीट होती है। तो ऐसा होता है और ये बात बिल्कुल सही है, आपको दोबारा पीसीसी करा के देनी होगी, क्योंकि देखिए नॉर्मली 6 मंथ का प्रोसेस तो ही है। तो कभी क्या होता है कि किसी किसी का प्रोसेस एक ही पीसीसी में कंप्लीट हो जाता है, किसी किसी का प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक दोबारा पीसीसी करा के दे दें, क्योंकि भाई पीसीसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और आपका जाना इंपॉर्टेंट है। इस पर फोकस करिए। पीसीसी अगर आपका काम हो रहा है, आपके फिंगर आ गए, दोबारा से कराना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अपॉइंटमेंट करके और पीसीसी करा के उनको दे दीजिए, और वो आपको टीआरसी के टाइम आपके वहाँ पे अप्लाई करके आपकी टीआरसी निकलवा देंगे, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि भाई मेरे 4 महीने हो गए हैं फिंगर को, अभी तक कोई ईमेल का टीआरसी का मेल नहीं आया, तो मैं कैसे अपडेट लूँ एम्बेसी से कि मेरी टीआरसी कहाँ है? भाई देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आपका फिंगर हुए 4 महीने हो गए और आपको अभी तक मेल नहीं आया, तो भाई मेल तो आपको जब तक नहीं आएगा जब तक आपकी टीआरसी वहाँ से डिस्पैच हुई भी है कि नहीं। पहले तो आप ये ना सोचिए कि मैं एम्बेसी से कैसे पूछूं कि मेरी टीआरसी आई भी है कि नहीं आई है, कि मेरी टीआरसी कहाँ है। ये आपको एम्बेसी अभी नहीं बताएगी। पहले आपको अपनी कंपनी से, जब आपका फिंगर हो जाता है ना, तो फिंगर होने के बाद आपकी कंपनी आपको अपडेट करती है कि आपका वीज़ा डन हो गया है, आपकी टीआरसी वहाँ पे कंप्लीट बन रही है और इस डेट में हम इसको डिस्पैच करेंगे। अगर आपके पास डिस्पैच का मैसेज है तो फिर आपको वहाँ से डिस्पैच होती है टीआरसी, और टीआरसी डिस्पैच होने के बाद जब एम्बेसी में आती है तो आपको मेल आता है, ठीक है। वो मेल आएगा तब आप जाके अपनी टीआरसी ले सकते हैं। ऐसे आपको पहले कोई मेल नहीं आएगा, ना ही आप एम्बेसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब एम्बेसी के पास आपकी टीआरसी आई ही नहीं है तो वो कहाँ से देंगे आपको, क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं जवाब देंगे भाई। तो इसलिए आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल ये है कि भाई मेरा इंटरव्यू हो चुका है, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, इंटरव्यू पास हुआ है या नहीं हुआ है, मैं एम्बेसी से पूछूं, कैसे पूछूं एम्बेसी से, क्या अपडेट आप दे सकते हैं? हाँ भाई, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग समझते हैं कि मेरा इंटरव्यू हो गया है या फिंगरप्रिंट हो गया तो 100% मेरा काम हो गया।
एक तो ये भी ऐसा भी नहीं है भाई, फिंगरप्रिंट होने के बावजूद भी कभी कभी काम नहीं हो पाता लोगों से, वो कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम वहाँ पे। और इंटरव्यू होने के बाद आप एम्बेसी से नहीं पूछ सकते, बल्कि एम्बेसी आपकी कंपनी को अपडेट करती है कि आपके क्लाइंट का इंटरव्यू फेल है या पास है। अगर सिर्फ फिंगरप्रिंट था तो कोई दिक्कत नहीं है, फिंगरप्रिंट होने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बस कि कंपनी के साइड से प्रोसेस कैंसिल ना हो। अगर सब कुछ सही है तो फिर टीआरसी आती है। अगर आपका इंटरव्यू हुआ है तो वो आपकी कंपनी को अपडेट जाएगा, कंपनी आपकी बताएगी कि हाँ आपका इंटरव्यू पास हो गया और हम आपकी टीआरसी का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भाई मैंने कंपनी में डायरेक्ट हायरिंग हुई है मेरी, और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स, मेरे कंपनी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट अपोस्टल करवा के और स्लोवेनियन लैंग्वेज में करा के मांगा है, तो क्या ऐसा होता है? और मैं स्लोवेनियन लैंग्वेज में करा के उनको पीडीएफ भेज दूँ, इसके आगे और क्या करना है? भाई देखिए, आपकी कंपनी में डायरेक्ट हायरिंग हुई है, आपकी कंपनी ने आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेशन करा के और स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के मांगा है, ये बात सही है। जब आपकी हायरिंग डायरेक्ट होती है तो आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। अगर बीच में कोई आपका काम कराता है तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो खुद ही वो करता है। मेरे प्रोसेस में मैं किसी भी अपने बंदे से स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो काम हम लोग का है, वो हम लोग खुद करते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप डायरेक्ट हायर हुए हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करा के स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के इसको पीडीएफ नहीं भेजना होता है, बाई पोस्ट डीएचएल करके खुद डायरेक्ट भेजना होता है। और वो डीएचएल का प्राइस खाली 4500 से स्टार्टिंग है, किसी किसी स्टेट में 4500, किसी में 4800, किसी में 5000 ऐसे लगता है। 1 वीक टू 4 to 5 डेज़ या 1 वीक के अंदर वो स्लोवेनिया पहुंच जाता है आपके एम्प्लॉय के पास। तो आपको ये बाई पोस्ट भेजना पड़ता है, फिर ये आपके टीआरसी में जाके यूज़ होता है और आपका काम आगे होता है, फिर आपकी टीआरसी आती है। अब भाई मैं आपको अपनी साइड से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जो कि बहुत से भाइयों का सवाल होता है कि भाई टीआरसी क्यों नहीं आ रही है, टीआरसी कैसे पता करें, इंटरव्यू हो गया है, अब टीआरसी कब तक आएगी? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोग का जब फिंगरप्रिंट हो जाता है उसके बाद आपकी कंपनी में अपडेट जाता है एम्बेसी से कि इस बंदे का सब कुछ क्लियर है, फिर आपकी टीआरसी बनना स्टार्ट होती है। कंपनी आपकी बताती है कि आपका वीज़ा डन हो गया है, आपका वीज़ा हो गया है, आपकी टीआरसी प्रिंट पे है और हम इस डेट में इसको वहाँ से भेजेंगे। तो यानी कि आपका जो कंपनी का जो वहाँ का मेन एचआर है जो भी है, वो आपकी टीआरसी को रेडी करवा के वहाँ से बाई डीएचएल स्लोवेनिया एम्बेसी में डिस्पैच होती है, वहाँ से भेजते हैं वो लोग, वहाँ से डायरेक्ट स्लोवेनिया से। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि क्या भाई टीआरसी दिल्ली एम्बेसी में बनती है? वो यहाँ नहीं बनती भाई। यहाँ का काम ये है कि आपका इंटरव्यू करा, फिंगरप्रिंट करा और क्लियर कर दिया ऑनलाइन वहाँ पे कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है, तब वहाँ से आपकी टीआरसी बनती है। बनने के बाद वहाँ से डिस्पैच होती है, डिस्पैच होने के बाद वहाँ से बाई डीएचएल दिल्ली एम्बेसी में आती है। सुबह जब आप एम्बेसी जाएंगे तो सुबह सुबह गाड़ी आती है अटैची में, अटैची होती है गाड़ी के अंदर, वो अंदर जाती है, उसमें आप लोग की टीआरसी होती है। वो डिस्पैच होकर फिर स्लोवेनिया एम्बेसी में आती है। फिर एम्बेसी आपको ईमेल करती है, ईमेल के ज़रिए आपको टाइम मिलता है कि इस टाइम पे आप एम्बेसी आओ और अपनी टीआरसी को कलेक्ट करो। ये होता है प्रोसेस टीआरसी का। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पूरा क्वेश्चन और आंसर कि स्लोवेनिया एम्बेसी में क्या क्या है, स्लोवेनिया के डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर कुछ रह गया तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स डालिए, मैं आपको वीडियो बना के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी होंगी वो मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि वीडियो का सबको फ़ायदा पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त नौशाद। अल्लाह हाफिज़।